डबल एंट्री सिस्टम। जैसा अब तक हम डिस्कस करते आए हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी, उसके हमने स्टडी किए हैं, दो एस्पेक्ट हैं। हर एक के दो एस्पेक्ट होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपके साथ दे रहा हूं। जैसे हमने मशीनरी बाय की, मशीनरी परचेज और 1 लाख, हमने 1 लाख की मशीनरी बाय की। अब इसके दो एस्पेक्ट, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। अब इसके दो एस्पेक्ट कैसे हैं? पहला एस्पेक्ट, बिजनेस कैश पे कर रहा है। दूसरा एस्पेक्ट, बिजनेस के पास कुछ आ रहा है मशीनरी के रूप में। तो पहला जो एस्पेक्ट है, आप चाहे उसे मान लो कि हमारे पास 1 लाख वैल्यू की कुछ आ रहा है, कुछ समथिंग जो हम प्राप्त कर रहे हैं, और सेम उसी वैल्यू का हम कुछ पे कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम कैश में ही पे करें, हम बेनिफिट भी दे रहे होंगे, किसी को सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए फाइनेंशियल नेचर की। उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। अब जैसे मैंने आपको डांट दिया, ये क्या ट्रांजैक्शन तो हुई है, कुछ तो हुई ना। मैंने आपको शब्दों के व्यंग्य दिए या कमेंट्स किए, बैड कमेंट्स भी आपके बारे में बोले, तो मैंने तो ट्रांजैक्शन की आपके साथ। लेकिन क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है? हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, हाँ इस लड़की को तो 1000 का नुकसान हो गया, इसको तो 500 का भी नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं, मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं जो ट्रांजैक्शन हुई है। और उसके जो दोनों के दोनों एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट में तो हम ये डिस्कस करते हैं कि बिजनेस के पास क्या आ रहा है, दूसरे एस्पेक्ट में उसने बिजनेस के लिए उसकी वैल्यू को अचीव करने के लिए क्या उसने पे किया है। आ जाओ अभी जो लड़कियां बाहर खड़ी, फटाफट आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ, बाहर नहीं खड़ी रहना। आपकी क्लास है तो यहीं बैठोगे, नहीं तो थोड़ी देर में आपको यहां से विदा कर देंगे हम बाइज्जत सम्मान के साथ। तो हम बात कर रहे हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तरफ तो हम मशीनरी लेकर के आ रहे हैं बिजनेस में, दूसरी तरफ हम कैश भी पे कर रहे हैं। अब ये जो दोनों के दोनों एस्पेक्ट हैं, अकाउंट्स में इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना ये राइज करता है डबल एंट्री सिस्टम को। ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे, यही तो हमारा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना क्या है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम। मुनरो ने इसके बारे में क्या कहा है, आपके जो चैप्टर की फर्स्ट लाइन क्या है, वो कहता है एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड मनीज वर्थ has twofold aspect या dual aspect। ये लाइन है उसकी पहली। उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो या मनी इज वर्थ इन्वॉल्व हो, इट मीन्स मनी के रूप में हम उसे मेजर कर सकते हो, वो इन्वॉल्व हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट लाइनिंग में क्या कहते हैं ये, द रिसीविंग of value in one hand and giving of same value in other। कि एक हाथ से तो हम सेम जो हम वैल्यू रिसीव कर रहे हैं और सेम उसी वैल्यू को हम दूसरे हाथ से पे भी कर रहे हैं। यही है ना, कुछ खोए बिना आप कुछ पा नहीं सकते, तो ये सेम यहाँ पे लागू होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम कुछ खो रहे हैं तो कुछ पा भी रहे हैं, ये आपको बताया। नेक्स्ट लाइन में भी ये क्या कहता है कि ये जो दोनों एस्पेक्ट हैं, दोनों जो ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट हैं, इनको रिकॉर्ड करने की जो आवश्यकता है वही हमारी राइज करती है डबल एंट्री सिस्टम को, यही कहा गया है। तो ये आपका मुनरो ने बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले इस पर एक बुक लिखी थी
ल्यूकस पैसियोली ने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम की, ये एक इटालियन था, इसने बुक लिखी थी 1494 में डबल एंट्री सिस्टम में, जिसमें उसने बताया था कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स हम कैसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद चेंजेस उस बुक्स में आए भी, किसी ने उसका इंग्लिश में कन्वर्जन किया, लेकिन सबसे लास्ट जो हमारा था वो था किसने किया ये बताना जरा, लास्ट में भूल रहा हूँ, 1785 में एडवर्ड ने एक बुक दी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ डबल एंट्री, ये था ना क्या बुक की, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसमें उसने कंप्लीटली डिफाइन किया डबल एंट्री सिस्टम को इंग्लिश लैंग्वेज में। ये तो हम बात करें कि डबल एंट्री सिस्टम का राइज कहां से हुआ या किसने दी, तो हम वैसे ल्यूकस पैसियोली को हम कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता है, फादर है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इस पे बुक लिखी है। तो ये तो हिस्ट्री की बातें होगी। अब हम बात कर रहे थे कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हमने अब डिस्कस भी कर लिया कि कौन कौन से दो एस्पेक्ट होते हैं। अब उनको रिकॉर्ड करना ही हमारी क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। अब इसकी बेस पे जो डेफिनेशन दी गई आई हो आप स्टडी कर ही लोगे, समझाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझाने का जो मैटर था यहाँ पे समझाया जा चुका है। उसके बाद आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम की? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। अगर आप ये समझ कि यहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स निकली हुई सभी की सभी, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती है और अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने डिस्कस नहीं किया, वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है। एक तरफ तो हमारे बिजनेस में कुछ आएगा, एक तरफ हमारे बिजनेस से कुछ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसी तरीके से दो अकाउंट इनसे अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, इट मींस एक अकाउंट में वैल्यू कुछ आएगी तो दूसरे से कुछ जाएगी। तो जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट होंगे और सेम वैल्यू से। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्लीट या बोथ एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम दोनों ट्रांजैक्शन जो दोनों एस्पेक्ट उनको रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते। एस्पेक्ट वन हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमने मशीनरी बाइक की तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो पैसा जा रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मशीनरी आ रही है तो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो एक को अगर डेबिट करेंगे दूसरा क्रेडिट होगा। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं या जो ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हुए हैं उनमें वहां रिकॉर्डिंग करते हैं, वहां पे जो जिस अमाउंट से हमने ट्रांजैक्शन की वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम बैलेंस निकालते हैं और बैलेंसेस की लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि आपने सही से सही अमाउंट के साथ पोस्टिंग की है या नहीं की। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, कुछ एक मिस्टेक्स भी हमारी फाइंड आउट हो जाती है अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के जरिए। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की ये होगी। फोर्थ और बताओ, एक और रहेगी मेरे ख्याल से क्या, हाँ ये तो लास्ट में डिस्कस करना था, और कोई तो नहीं रहता इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। रिकॉर्डिंग मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। हम जो रिकॉर्ड करते हैं कैश को या मशीनरी को वो स्पेसिफिक रूल पे बेस्ड है। ये नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से कैश को डेबिट कर दिया, मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। स्पेसिफाइड रूल दिए गए हैं जिन पे बेस हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। अब वही हमें डिस्कस करनी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स। अभी हमने डिस्कस किया कि एक ही ट्रांजैक्शन से आपके दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। अब अकाउंट्स आपके
3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला आपका पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले पर्सनल। पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे? जो किसी भी पर्सन के नाम को इंडिकेट करते हैं, किसी भी पर्सन के फर्म के नाम से खोले जाते हैं, वो अकाउंट कौन से होंगे? पर्सनल अकाउंट। जैसे जब हम लेजर में अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, लेजर बुक में, जैसे अगर हम राकेश के नाम से कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? अगर हम XY लिमिटेड के नाम से कोई अकाउंट ओपन करते हैं, ये पर्सनल। अगर हम बैंक नाम से कोई भी अकाउंट लिखते हैं, पर्सनल है वो भी। आपके पुराना जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसमें इसको रियल माना जाता था, लेकिन अब पर्सनल अकाउंट है ये। बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। बैंक का नाम होगा आपका HDFC या ICICI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आपका नाम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जिस बैंक में खाता है उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर किसी भी पर्सन के, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के या किसी भी फर्म के नाम से जो अकाउंट हम अपने बुक्स में मेंटेन करते हैं, वो कौन से अकाउंट है? पर्सनल। रियल अकाउंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। रियल अकाउंट पर्सनल की कैटेगरी में थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, जब तीनों डिस्कस हो जाएंगे। रियल अकाउंट्स, ऑल प्रॉपर्टीज, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं जो वो होल्ड कर रहा है, जिनको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज टेंजिबल और इनटेंजिबल विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। उन सभी पर्टिकुलर थिंग्स के अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट्स। वो सभी थिंग्स जो एक बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं और जिनकी वैल्यू को हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? हमारे रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट्स में आपके चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, आपकी जो भी एसेट्स होंगी ना, हम ये नहीं कह सकते कि टोटल एसेट जो हमारी ऑल एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसेट साइड तो हम बैंक भी लिखते हैं, एसेट साइड तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, तो वो सारी की सारी एसेट्स हमारी रियल अकाउंट्स को इंडिकेट नहीं करती। All those things which is property of a business and converted in term of money or measured in term of money is called real. Sorry, एक नाम लेना मैं पहले भूल गया था। All account of for those things which is property of a business or measured in term of money is called real. अकाउंट्स वर्ड लेना पहले भूल गया था, तो ये रियल अकाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास फर्नीचर है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमारा टेंजिबल नेचर का है। इनटेंजिबल जैसे गुडविल, गुडविल को देख सकते हो? नहीं देख सकते। बिजनेस की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मनी के रूप में मेजर कर सकते हो। हम वैल्यू एस्टिमेट करते हैं गुडविल की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने चैप्टर भी स्टडी किया होगा, तो फिर वो किस में आएगा? रियल। इसी तरीके से पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा, तो ये भी हमारे किस में आएंगे? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आ गया समझ में? वास्तविक खाते हिंदी में इसे बोलते हैं, ये है व्यक्तिगत खाते। नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बस हमारी जो इनकम है, एक्सपेंसेस है, इनको डिनोट करने के लिए हम ओपन करते हैं। रियल में इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे सैलरी रियल में है क्या? हम सैलरी को देख सकते हैं, पैसों को देख सकते हैं, सैलरी को नहीं देख सकते। रेंट को देख नहीं सकते, हम जो पैसे दिए हैं उनको देख सकते हैं। तो वो सभी अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है बिजनेस की, और जो नाम मात्र के हैं जिन्हें बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन किया जाता है, वो हमारे आते हैं नॉमिनल। या ऑल दोज अकाउंट विच रिलेट टू इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस इज कैटेगराइज्ड एज नॉमिनल अकाउंट। जो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में जाएंगे। तीनों टाइप्स के अकाउंट आगे समझ में।
अब पर्सनल कैटेगरी में अगेन आपके 3 टाइप्स के अकाउंट हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आप बैठे हो, आप सभी नेचुरल पर्सन हो, मैं आपको टीज कर रहा हूं, मैं भी नेचुरल पर्सन हूं। तो जो नेचुरल पर्सन के लिए अकाउंट ओपन किए जाते हैं उनके नाम से, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता, रिया का खाता, सीमा का खाता, इन सभी के अकाउंट्स क्या हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उन सभी इंस्टीट्यूट्स का या फॉर्म्स का जो आर्टिफिशियली पर्सन के रूप में रजिस्टर्ड है, उनका खाता इंडिकेट करता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल XY लिमिटेड एक कंपनी, इसका अपना सेपरेट व्यक्तित्व है, इसके साथ सेपरेट से कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो, एक पर्सन के रूप में आप इसे डील करते हो। जैसे हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टडी किया था, तो ये भी एक पर्सन है, पर्सन का खाता पर्सनल अकाउंट में जाएगा। लेकिन ये है कौन सा? आर्टिफिशियल, नेचुरल पर्सन नहीं, ये आर्टिफिशियल है जो हमने बनाया। तो ये हमारे आएंगे आर्टिफिशियल में। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन से बच गए? जो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आउटस्टैंडिंग रह जाती है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आपकी रह जाती है तो उस केस में हम इसे क्या मानते हैं? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी राम की थी, अगर अकेले राम की हो तो हम राम का नाम लिख सकते हैं और राम हमारा क्या बन जाएगा? एक तरीके से क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि हमें इसे सैलरी पे करनी है, हमारा लेनदार बन जाएगा। ये बैलेंस शीट में हम नाम के नाम से दिखा सकते थे। लेकिन एक बिजनेस में बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं जिन सभी का नाम लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और वो सूटेबल भी नहीं है कि हम सभी का नाम लिखें। तो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंट्स हम यूज करते हैं वो कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। अब एक ही वर्ड्स में हम आपको दोबारा फिर से समझा देता हूं। जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, अगर उनके आगे या पीछे कोई वर्ड अटैच हो जाता है, उनके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स अगर ऐड हो जाता है तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स बन जाते हैं। जैसे नॉमिनल रेंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स है। अगर इसके साथ हम प्रीफिक्स ऐड कर दें, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव। अगर इसके साथ हम एक वर्ड अटैच कर दें, प्रीपेड रेंट, रिप्रेजेंटेटिव। सैलरी पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल है। अगर हम कहते हैं प्रीपेड सैलरी तो वो कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसी पे बेस हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीनों टाइप्स के अकाउंट आपने स्टडी कर लिए, अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके सामने अकाउंट्स के नाम लिखता हूं, आपने बताने हैं पर्सनल है, नॉमिनल है या रियल है। इजी से स्टार्ट करते हैं। कैश, बताओ शाबाश। कैश रियल अकाउंट आपका। मशीनरी, लिखने से पहले जवाब आने लग गया रियल अकाउंट, मतलब अकाउंट आप पढ़ने लग गए। उसके बाद बैंक अकाउंट, पर्सनल, कौन सा पर्सनल? पर्सनल कौन सा पर्सनल है? 3 कैटेगरीज हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल, लास्ट बेंच वाली लड़की जो, हाँ तुम्हें कह रहा हूं, क्या कर रही तुम? अरे जवाब तो दे, तुम्हें कह रहा हूं क्या कर क्या रही है तुम? कुछ नहीं कर रही। बुक में क्या देख रही? यहाँ देख रही। बुक में देखने की जरूरत नहीं है। बैंक कौन सा अकाउंट है? बता शाबाश। कौन सा अकाउंट है बैंक? पर्सनल, कौन सा पर्सनल? आर्टिफिशियल, बहुत बढ़िया शाबाश। उसके बाद मैं लिख देता हूं रेंट, कौन सा अकाउंट है? रेंट, नॉमिनल। मैं लिख देता हूं सैलरी, नॉमिनल। मैं लिख देता हूं उसके बाद आपके सामने बिल पेबल,
थोड़ी सी जबान लड़खड़ा गई। बिल्स पेपर, चलो थोड़ा सा एक बार फिर से हम लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कौन से हैं ये बताओ पहले। पर्सनल है, सभी पर्सनल से एग्री करते हैं। यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। क्रेडिटर्स एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सनल हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्स पेपर, अब थोड़ा सा आइडिया करो। बिल्स पेपर, चलो थोड़ा और इजी कर लेते हैं। लेटर्स, पर्सनल, बिल रिसीवेबल, यहीं पे आगे लग जाते हैं। चलो 2-3 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, तब तक और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आसान ये तो मैं भी बता दूंगा कौन कौन से, मदद तभी आएगा जब आप ये भी बताओगे। नेक्स्ट चलो आप, नेक्स्ट मैं लिख देता हूं आपके लिए कमीशन। नॉमिनल इजी आ गए, तो इजी वन था। चलो फिर टफ वन देखते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नॉमिनल है, सही थे नॉमिनल वाले। डिस्काउंट अलाउड, आवाज अब कम होने लगी। नॉमिनल, चलो अब जहां पे हम छोड़ गए थे वो दोबारा से डिस्कस करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल हम रिसीव करते हैं, हमारे पास एक रिटर्न में बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, एज एन एसेट डील होता है हमारा। हम बैंक से उसे क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा हो तो आपको एसेट और मनी के रूप में मेजरमेंट और तो बता दो रियल अकाउंट। एसेट्स भी हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिल्स के ऊपर बिजनेस का राइट है और हम उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं रियल आए। और कोई अकाउंट्स आपकी बुक में रह गया तो डिस्कस हमने ना किया हो, क्वेश्चन दिया गया इससे रिलेटेड, जैसे बैड डेट्स रिकवर कौन सा आएगा, नॉमिनल, हमारे लिए प्रॉफिट है, एक तरीके की इनकम है नॉमिनल। और कोई रह गया हो देख लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम कम है हमारे पास, काम ज्यादा करना है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिया गया आपको वो सोल्व करना है। कौन सा अकाउंट्स किस कैटेगरी में जाता है ये आपको फर्स्टली पता होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडली आपको रूल पता होने चाहिए, तभी आप अकाउंट्स पढ़ पाओगे। तो पहली स्टेज हमने पार कर लिया, नेक्स्ट स्टेज पे हम चल रहे हैं उसको क्रॉस करने के लिए। 3 टाइप्स के हमने अकाउंट डिस्कस किए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के लिए रूल्स आपके क्या होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए रूल बताओ क्या हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और लास्ट में जो नॉमिनल रहेगा उसके लिए डेबिट ऑल द expenses and losses, credit all the income and gain। यही है ये रूल्स जो आर्ट्स के स्टूडेंट
स्टूडेंट्स है ना, वो ये रूल आपको काम आएंगे पूरी जिंदगी भर, जब तक आप अकाउंट स्टडी करोगे ये रूल्स काम आने वाले हैं आपको। पहले ही चीज आपको क्या आनी चाहिए, किस नेचर का अकाउंट है ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रूल क्या है। जब फर्स्ट टाइम हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये रूल आपकी बुक में दिए गए हैं। डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त कर रहा है उसे हमें डेबिट करना है। पर्सनल अकाउंट की बात कर रही है तो जो प्राप्त कर रहा है। अब जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन अभी की थी मशीनरी परचेज, अब इस केस में मशीनरी प्राप्त, मशीनरी हमारा क्या है, पहले तो हम ये चेक करेंगे रियल अकाउंट है, और दूसरा कैश भी हमारा क्या था, रियल है। चलो 1% वाला लेके देखते हैं। 5000 पे टू रमेश, हमने रमेश को 5000 पे किए, रमेश को पे किए। अब एक अकाउंट हमारा क्या है, रमेश का अकाउंट है, जो कि क्या है, पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल है। दूसरा हमने कैश दिया है, रियल है। पर्सनल हमारा अकाउंट है, हमने रमेश को पे किया है, तो रमेश यहां पर रिसीवर है कि गिवर है, पैसे रिसीव करने वाला है, तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट हमारा क्या था, कैश। कैश रियल अकाउंट है, रियल के रूल देखो, डेबिट्स व्हाट्स कमिंग, जो आपके बिजनेस में आ रहा है उसे आप क्या करोगे, डेबिट। जो आपके बिजनेस से जा रहा है उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट। आपने कैश लिया, आपके पास से कैश जा रहा है, तो उसे आप करोगे क्रेडिट। इसी तरीके से नॉमिनल के ये रूल है कि आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो वो आपने डेबिट करने हैं, या जो लॉस आपको हो जाता है वो डेबिट करना है। इनकम या कोई गेन आपको मिलता है तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब हम कर लेते हैं एक और रूल। ये रूल आपकी बुक में दिए गए हैं, ये आपने याद कर लेने। दूसरा रूल, एसेट्स एंड लायबिलिटी से कुछ एक कंडीशंस में हम फंस जाते हैं, जहां पर हमारी जो डेबिट्स द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, या एक्सपेंसेस वाले रूल कई बार हम फिट नहीं कर पाते। वहां पर हमारे लिए एक और मेथड है, वो मेथड कौन सा है, एसेट और लायबिलिटीज के केस में। और तीसरा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी क्या थी, एसेट और लायबिलिटीज थी। इसमें अगर हम इसे आउटसाइड लायबिलिटी कंसीडर करते हैं तो ये कैपिटल थी, लेकिन दोनों को एक ही हम मान लेते हैं, कैपिटल के को भी लायबिलिटीज में हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो भी बिजनेस के लिए क्या है, ऑब्लिगेशन। तो हमारी बैलेंस शीट में ये दो ही चीजें होती हैं, और या फिर हमारे पास क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, ये एक्सपेंसेस या इनकम होगी हमारे पास, यही होंगे। अब एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपने क्या करना है, डेबिट करना है। उस पर्टिकुलर एसेट्स को डेबिट करना है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे मशीनरी आपने बाय की, मशीनरी आपके पास पहले से ही है, एक और आपने बाय कर ली, मशीनरी की वैल्यू आपके पास टोटल में इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, तो उस केस में आप उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज के केस में उल्टा है, अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करोगे, आप उसे डेबिट करोगे। और अगर आपके एक्सपेंसेस, यहां से एक्सपेंसेस से लेकर के चल रहे हैं, अगर आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस मीन टोटल एक्सपेंसेस बिजनेस की, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उसे करोगे क्रेडिट। इनकम इसका उल्टा, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट आपने करनी है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करनी है। अब कुछ एक स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि ये जो फालतू में करवाया जा रहा है वही चीजें तो हैं, वही चीजें उनके लिए हैं जो समझ चुके अकाउंटिंग को, जो नहीं समझे उनके लिए फिर भी नया। अगर आपके माइंड में अकाउंट बसी हुए, फिर ये सेम ही चीजें हैं वो जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली, सारी सेम है। लेकिन कहीं
अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये चीजें भी हमारे काम आ सकती है, इसीलिए मैंने करवाई आपको। ठीक है, तो अब इसके बाद इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है? एडवांटेजेस बताए गए हैं क्या? एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो एक बार क्या बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्टेज पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग साइकिल करवाया जा रहा है आपको मेरे ख्याल से। अच्छा, पूरा फिर भी नहीं करवाया, ये छोड़ दो आप, टॉपिक करने की जरूरत नहीं, ये हम कवर अप करेंगे अकाउंटिंग साइकिल में नेक्स्ट चैप्टर में। ये पार्ट छोड़ो आप, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या क्या होंगी? साइंटिफिक सिस्टम है, हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल के अकॉर्डिंग किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसी को क्रेडिट करते हैं। तो पहला जो हमारा बेनिफिट है वो क्या है? साइंटिफिक मेथड है कि नहीं? नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है? कंप्लीट, क्या मैंने सोचा कुछ और ही बोली। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन लिख दो या बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस लिख देना, मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा है। कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है, हम दोनों के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? तो बताने की तो जरूरत ही नहीं आपको, आप इतने समझदार हो चुके हो। तो नेक्स्ट इसकी करेक्टनेस और एडवांटेजेस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं और अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, तभी तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होता है, और तभी तो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर पाते हैं। और अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता तो अभी तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई मिस्टेक है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नेक्स्ट आपका है, आप फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया गया इसमें। फाइनेंशियल पोजीशन आप पता कर सकते हो। हेल्पफुल लिखा है या डायरेक्टली लिखा है? नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम फाइनेंशियल पोजीशन अपनी पता कर सकते हैं डबल एंट्री कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का टोटल मैच करवा पाते हैं। एक साइड हमने कहां से पैसा उठाया, कहां से फंड हमने यूज किए हैं, दूसरी साइड उनसे हमने क्या खरीदा है, एक बिजनेस के पास क्या आया है, तो उसी कंसेप्ट में हमारे बैलेंस शीट का टोटल मैच हो पाता है। तो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं कि एट ए पर्टिकुलर डेट हम क्या होल्ड किए हुए और हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस आपको बताया गया है, डिडक्शंस ऑफ, एक मिनट पहले मेरे माइंड में जो है वो मैं बता दूं, डिडक्शंस ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। आप गलतियां फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपका लिखा जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। या तो हम प्रिवेंट करना लिख सकते हैं या फिर डिटेक्ट करना लिख सकते हैं। आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो और फ्रॉड्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो, तो हो सकता है एक में अगला गड़बड़ कर दे, फ्रॉड करने के लिए जो भी अकाउंटेंट है दूसरे में पकड़ा जाएगा। तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, तो एरर होने के या फिर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और प्रिपेयरिंग, नेक्स्ट आपका प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस से डायरेक्टली हम प्रिपेयर कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। नेक्स्ट इसका आपको बताया गया है कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपैरिजन कर सकते हैं
कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, सोच के देखो, अगर डबल एंट्री सिस्टम ना होता, कुछ रूल भी ना होते अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, मैं तो मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं तो कर रहा हूँ डेबिट, रिया कर रही है क्रेडिट, सीमा कर रही है उसे इनकम मान के डेबिट, कोई रूल नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा, सब अपनी अपनी करेंगे। लेकिन अगर रूल है तो मैं भी डेबिट उसी को करूंगा जो मेरे बिजनेस में आ रहा है, अगर एक्सपेंसिव हुए तो उनको डेबिट करूंगा, अगर कोई रिसीवर है मुझसे पैसा रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करूंगा। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि सभी के अकाउंट सेम ही रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है कॉम्पिटिटिव फर्म्स के कंपैरिजन में। एक तो एडवांटेज और है मेरे ख्याल से, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये तो वो पॉइंट्स बनाने वाली बात है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आप किस पर लेते हो, मैं कह देता हूं कि हाँ रिया ने और सीमा ने झगड़ा किया है, किसकी गलती आप बता दो, डिसीजन ले लो किसको सजा सुनाई जाए। रिया ने और सीमा ने झगड़ा कर लिया, किसको सजा सुनाई, क्या चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन, झगड़ा कहां से स्टार्ट हुआ था, किसने क्या कहा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अकाउंट्स में भी मैनेज करने के लिए जब हमें डिसीजन लेना है तो हमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, अकाउंट से। अकाउंट्स हम कैसे मेंटेन कर पाते हैं, जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तभी हम अकाउंट्स मेंटेन कर पाते हैं। तो बस यहां से इस तरीके से एडवांटेजेस आपको गिनाए जा रहे हैं। एक और गिना देते हैं, क्या समझ नहीं, सूटेबल, अच्छा सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, सभी टाइप्स के बिजनेस के लिए सूटेबल है। ये नहीं है कि मैं अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए डबल एंट्री सिस्टम से हमें अकाउंट मेंटेन करने, और कोई स्मार्टफोन का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए अलग सिस्टम से, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है फिर बिजनेस कर रहा है उसी की ट्रेडिंग कर रहा है तो उनके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे आपके बेनिफिट्स। अब इसके डिमेरिट्स या फिर इसके डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेजेस यहां से बता देता हूं मैं, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाने के बाद भी कुछ एक एरर्स हमारी ऐसी हैं जो हमारे अकाउंट्स में रह जाती हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटरी या कंपनसेटरी एरर्स। ये ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाने के बाद भी हमारी रह जाती है हमारे अकाउंट्स में। एरर ऑफ ओमिशन, आपने एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं की, हमने फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर अपने घर ले गए और पैसा दे दिया, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एरर ऑफ, ये क्या हो गया, ओमिशन, हम भूल गए रिकॉर्ड करना। एरर ऑफ कमीशन, हमने फर्नीचर बाय किया था 5000 का, हमने दोनों जगह 50 रिकॉर्ड कर दिया, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच हो जाएगा आपका, क्योंकि डेबिट साइड भी 50 रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट साइड भी 50। कंपनसेटरी एरर, हमने फर्नीचर बाय किया था 50,000 का, हमने फर्नीचर को लिख दिया 5,000 का, ठीक है, 45,000 का गैप रह गया। अब हमने नेक्स्ट मशीनरी बाय की थी 5,000 की, हमने वो 50,000 की लिख दी, गलती तो फिर भी अकाउंट्स में, लेकिन ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाएगा, तो ये गलतियां नहीं पकड़ पाता। इसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल, किसी को ज्ञान ही नहीं है कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। जैसे उसने अगर मशीनरी बाय की या मशीनरी की, जो पहले हम बोल देते हैं एस्टेब्लिशन कॉस्ट, मशीनरी लगाने का जो खर्चा है वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे, नहीं पता तो आप क्या करोगे, उसको एज ए एक्सपेंसिव शो कर दोगे, डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे, जो कि एक एरर है। वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि आपको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है अकाउंट्स की, तो ये भी आपकी मेंटेन रहेगी, चाहे आप डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स बना के ट्रायल बैलेंस मैच कर लो और अपने आप में खुश हो रहो कि हमारे अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पहली डिमेरिट तो इसकी ये होगी। दूसरी डिमेरिट्स बताओ शाबाश, मुझे अगली बताओ कौन सी। तो ये तो बता दी मैंने, एरर ऑफ कमीशन क्या होगी सारी।